नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फैट एंड फास्टेड स्टेट। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा कि मेटाबॉलिक इंटीग्रेशंस क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि फैट या फिर फास्टेड स्टेट में हमारी बॉडी जो है वो कैसे एनर्जी बनाती है या फिर कैसे एनर्जी का फॉर्म करती है। देखो, ह्यूमंस की बॉडी को कंटिन्यूसली एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है। उसका ब्रेन हो या उसका हार्ट हो या उसका मसल हो या फिर उसकी किडनी हो या फिर उसके और भी कोई टिश्यूज़ हों, सबको कंटिन्यूस एनर्जी की ज़रूरत होती है। लेकिन हम ऑल टाइम्स खाना तो नहीं खा सकते हैं। बॉडी के पास भी एक इफ़िशियंस मेटाबॉलिक सिस्टम होता है जो फूड्स अवेलेबल्स होने या फिर फूड्स अनअवेलेबल्स होने के अकॉर्डिंग मेटाबॉलिज्म्स को स्विच करता है। बॉडी के मेटाबॉलिज्म्स के टू मेजर्स कंडीशन होते हैं। एक होता है फैट स्टेट या फिर इसको हम एब्जॉर्प्टिव स्टेट्स के नाम से जानते हैं। एक फास्टेड स्टेट या फिर पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट्स के नाम से जानते हैं। फैट स्टेट, एब्जॉर्प्टिव स्टेट मतलब मील्स लेने के बाद जब न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन से ब्लड्स में एब्जॉर्ब हो रहे हों। और फैटेड स्टेट या फिर पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट मील्स के कुछ आवर्स के बाद इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शंस डिक्रीज हो जाता है। इन दोनों स्टेट का एक मेजर हार्मोन है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो सबसे पहले हम लोग फैट स्टेट्स के बारे में जानेंगे कि ये फैट स्टेट क्या होता है। देखो, फैट स्टेट वो कंडीशन है जो खाना खाने के बाद डेवलप होती है, स्पेशली जब हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड्स में आ रहे हों। तो मील्स के बाद ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड्स अमाइनो एसिड्स इंक्रीज़ हो जाती है, डाइटरी लिपिड्स इंक्रीज़ हो जाती है, इंसुलिन इंक्रीज़ हो जाता है और हमारा ग्लूकागॉन जो है वो कम हो जाता है। इस कंडीशंस में बॉडी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो आने वाले न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करना और एक्सेसिव जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको स्टोर करना, क्योंकि इस स्टेज में सिंथेसिस और स्टोरेज ज़्यादा होती है। और फैट स्टेज को हम एनाबॉलिक स्टेट के भी नाम से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म इन द फैट स्टेट्स में क्या होता है, देखो ये दैट इज़ द डायग्राम। एब्जॉर्वेटिव स्टेट यहाँ पे फास्टिंग है, जैसे आपने ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स या फिर इंटेस्टाइन्स लिया तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड जो है पोर्टल स्वेन से लीडअप होके इंसुलिन जो है वो बीटा सेल से रिलीज़ होगी और ग्लूकागॉन जो है वो क्या हो जाएगा, पैनक्रियाज उसको स्टॉप कर देगा। ट्राइग्लिसराइड्स, ग्लूकोज का अपटेक होगा, ग्लूकागॉन बनेगा, फैटी एसिड्स बनेगी, ट्राइग्लिसराइड्स बनेगी, VLDL बनेगा। आने वाले ग्लूकोज सिंथेसाइज ऑफ ग्लाइकोजन, सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन जो कि कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होके कार्बन डाइऑक्साइड्स और वाटर्स देती है और बचे हुए एनर्जी को ग्लाइकोजेंस और ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में क्या किया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। बस इसी को हमें क्या करना है, समझना है। देखो, बेसिकली एक चीज़ याद रखो कि फैट स्टेट में हार्मोनल रेगुलेशंस में इंसुलिन जो कि एक मेन हार्मोन्स है, मील्स के बाद ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज़ होता है और ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज़ होते ही पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स हो या फिर इंसुलिन सिक्रीशंस भी बढ़ जाती है। इंसुलिन का काम ही होता है ग्लूकोज का अपटेक करना, ग्लाइकोलाइसिस करना, ग्लाइकोजिनेसिस करना है, लिपोजिनेसिस करना है, प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, लिपोलाइसिस को ब्लॉक करना है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टॉप करना है और ग्लूकोनियोजिनेसिस को भी कम करना है। सिंपल सी भाषा, इंसुलिन जो है ग्लूकोज का स्टोर करेगा और जितने भी
मतलब जो जितना यूज़ होगा ग्लूकोज उसको यूज़ करेगा और एक्सेस को क्या करेगा, स्टोर कर देगा ग्लूकागॉन का। फैट स्टेट में ग्लूकागॉन का सिक्रेशन बहुत कम हो जाता है और इंसुलिन बढ़ जाती है और ग्लूकागॉन कम हो जाता है। बेसिकली जो हमारा जब कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म्स होता है तो क्या होता है, जब फैट स्टेट में मान लो हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाया तो उसके मेटाबॉलिज्म्स में क्या होता है। देखो, मिल्क से कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर मेनली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके ब्लड में आता है। ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज होने पर इंसुलिन रिलीज करती है और ग्लूकोज का एक मेजर्स मेटाबॉलिक पाथवे है जिसका नाम है, बेसिकली जब ग्लूकोज का जो मेजर्स मेटाबॉलिक पाथवे है वो है ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लूकोज को पायरुवेट्स में चेंज करना और इस पायरुवेट्स को एसिटिल को एंजाइम्स, फिर टीसीए साइकिल, फिर एटीपी का फॉर्मेशन करना। इस प्रोसेस में सेल को एनर्जी मिलती है। फिर एक होता है ग्लाइकोजिनेसिस। अगर ग्लूकोज इमीडिएट एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेंस के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। फिर होता है हमारा लिपोजिनेसिस। अगर ग्लाइकोजेंस स्टोर सफिशिएंट, जितना स्टोर करना है अगर उतना वो स्टोर हो गया है तो अब एक्सेस ग्लूकोज जो है वो फैटी एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट्स हो जाती है जिसको हम लिपोजिनेसिस के नाम से जानते हैं। देखो, ग्लाइकोजिनेसिस का मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजेंस में कन्वर्ट करना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, यूडीपी ग्लूकोज, ग्लाइकोजेंस और लीवर में जाके ग्लाइकोजेन जो है वो क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। अब लीवर जो है ग्लाइकोजेन का एक मेजर्स पर्पस है। ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए एक मसल्स में ग्लाइकोजेन जो है बेसिकली एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, फेड अप स्टेट में ग्लूकोज को बस पायरुवेट में कन्वर्ट्स करना, मतलब इंसुलिन ग्लूकोज यूटिलाइजेशंस को प्रमोट्स करना। एनारोबिक कंडीशंस में पायरुवेट एसिटिल कोएंजाइम्स, टीसीए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और एटीपी जो कि एक इमीडिएट एनर्जी मिलती है और बेसिकली एटीपी प्रोडक्शन है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस है, फैट सिंथेसिस है या फिर कोई बायोसिंथेटिक पाथवे के लिए होता है। अब हम देखेंगे कि फैट मेटाबॉलिज्म्स क्या होगा इन द फैट स्टेट में। देखो, फैट स्टेट में बॉडी फैट को स्टोर करने की टेंडेंसी रखती है। डाइटरी फैट इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब्स होने के बाद मेनली काइलोमैक्रोन के फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। कैपिलरी एपिथेलियम्स में कुछ प्रेजेंट्स लिपोप्रोटीन लाइपेज जो हैं वो क्या करते हैं, काइलोमैक्रोन ट्राइग्लिसराइड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं और उससे फैटी एसिड्स को रिलीज़ करते हैं। ये फैटी एसिड्स एडिपोज टिश्यू में एंटर करके ट्राइग्लिसराइड्स में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। इसी में लिपोलाइसिस होता है। एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स को फैट में कन्वर्ट करना इज़ द लिपोलाइसिस। अब प्रोटीन्स मेटाबॉलिज्म्स में इसका फैट स्टेट का क्या काम है। देखो प्रोटीन रिच मील्स के बाद अमाइनो एसिड इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड्स में इंक्रीज हो जाती है। इंसुलिन अमाइनो एसिड अपटेक और प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट्स करती है। इसलिए फैट स्टेट में अमाइनो एसिड्स अपटेक होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, टिश्यू ग्रोथ होगा, टिश्यू रिपेयर होगी और प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है। बॉडी में अमाइनो एसिड्स ग्लाइकोजन से ट्राइग्लिसराइड्स की तरफ एक स्पेशलाइज्ड स्टोरेज फॉर्म में स्टोर नहीं होती है। ये अमाइनो एसिड्स में क्या करती है, रिमूव किया जाता है और कार्बन स्केलेटन को एनर्जी की तरह क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि लीवर का क्या रोल है फैट स्टेट में। देखो, फैट स्टेट में सबसे अगर कोई कोई ऑर्गन्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो है लीवर। लीवर एक मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग और एक स्टोरेज ऑर्गन है। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनेसिस,
लिपोजिनेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस या फिर कोई भी कीटोजिनेसिस हो रहा है, सब में लीवर को क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। लीवर एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करे, एक्सेस एनर्जी को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट्स करे। मतलब फैट लीवर ग्लूकोज यूज़ करके या तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है या फिर सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट है हमारा फास्टेड स्टेट, दैट इज़ द डायग्राम्स। देखो ये फास्टेड स्टेट है, मान लो आपने कितने घंटे हमारी बॉडी में ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगी, कितने घंटे हमारे बॉडी में ग्लूकोनियोजिनेसिस होगी, ये क्या करेंगे हम लोग आज जानेंगे। देखो फास्टिंग स्टेट क्या होता है। देखो फास्टिंग स्टेट के बाद इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है और बॉडी कहाँ पे, फास्टेड स्टेट में इंटर कर लेती है। इस स्टेट में ब्लड ग्लूकोज जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, इंसुलिन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है और ग्लूकागॉन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। स्टोर्स न्यूट्रिएंट जो भी स्टोर किया हमने फेडेड स्टेट में, वो क्या होने लगता है, यहाँ पे मोबिलाइज्ड होना स्टार्ट हो जाता है। अब बॉडी का जो ऑब्जेक्टिव है, अब न्यूट्रिएंट जो को स्टोर नहीं करना है बल्कि बॉडी के ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करना है और जो स्टोर फ्यूल्स का यूज़ करके एनर्जी को प्रोवाइड्स करना होता है। इसलिए फास्टेड स्टेट को प्रीडोमिनेंटली एक कैटाबोलिक स्टेट भी कहा जाता है। बेसिकली जब हम फास्टेड स्टेट में होते हैं तो कुछ हार्मोन्स हमारी बॉडी को रेगुलेट्स करती है। लो इंसुलिन का इफ़ेक्ट है कि ग्लाइकोजिनेसिस कम हो जाएगा, अब जैसे इंसुलिन कम हुआ, अब इंसुलिन से रिलेटेड जितने भी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म से सब कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे इंसुलिन ग्लाइकोजिनेसिस में हेल्प कर रहा था वो कम हो जाएगा, लिपोजिनेसिस कम हो जाएगी, लिपोलाइसिस कम हो जाएगी और ग्लूकोज का स्टोर कम हो जाएगा। और ग्लूकागॉन बढ़ते ही हमारी बॉडी का जो लीवर है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस और कीटोजिनेसिस को प्रमोट्स करेगी। मतलब कि फास्टेड स्टेट में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, ग्लूकागॉन की मात्रा बढ़ जाती है, कैटाबॉलिज्म्स और फ्यूल्स का क्या हो जाता है, मोबिलाइजेशंस हो जाता है। अब हम देखेंगे कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन द फास्टिंग स्टेट। देखो यहाँ पे दैट इज़ द डायग्राम्स, कैसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है फास्टिंग स्टेट में। देखो फास्टिंग के अर्ली पीरियड्स में ब्लड्स को मेंटेन करने के लिए 18 घंटे तक ब्लड्स को मेंटेन करने के लिए एक हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है, जिसमें लीवर क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है और इस प्रोसेस को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। लीवर्स ग्लाइकोजेंस ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में क्या करता है, चेंज करता है। अब मसल्स में क्या होता है, मसल्स में ग्लाइकोजेंस का ब्रेक डाउन करता है, लेकिन मसल जनरली फ्री ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज़ नहीं करता है। स्केलेटन मसल्स में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नाम का एक एंजाइम्स अब्सेंट होता है, जिसकी वजह से लीवर ग्लाइकोजेंस ब्लड में रिलीज़ होता है, जबकि जो हमारे मसल्स में ग्लाइकोजन है वो सिर्फ मसल्स में ही क्या करता है, एनर्जी का यूज़ करता है। अब 18 घंटे तक हमारा ग्लाइकोजिनोलाइसिस चलेगी, उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा ग्लूकोनियोजिनेसिस। जब फास्टिंग कंटिन्यूअस होती रहेगी तो लीवर ग्लाइकोजन है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगेगी, तब बॉडी पूरी तरह से ग्लूकोनियोजिनेसिस पे क्या हो जाएगी, डिपेंड्स होना स्टार्ट हो जाएगी। अब फास्टिंग कंटिन्यूअस हो रही है, लीवर ग्लाइकोजेंस पे धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, अब बॉडी को ग्लूकोजिनेसिस पे कहीं ना कहीं डिपेंड्स होना पड़ेगा। अब इसका मतलब है कि जो बॉडी में अब कार्बोहाइड्रेट तो ख़त्म हो गए, जितने भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस हैं अब उनसे ग्लूकोज बनाने का टाइम आ चुका है। तो सबसे पहला है भैया लैक्टेट, जो कि कोरी साइकिल्स में आएगा। लैक्टेट क्या करता है, मसल्स और आरबीसी से लैक्टेट प्रोड्यूस होती है, ये लैक्टेट लीवर में जाता है,
ग्लूकोज बनाता है और ये पूरी साइकिल का क्या होता है, पार्ट होता है। ग्लिसरॉल्स जो कि एडिपोज टिश्यूज में ट्राइग्लिसराइड्स ब्रेक होने लगता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स को कन्वर्ट होने लगता है। अब ये ग्लिसरॉल लीवर में जाके ग्लूकोनियोजिनेसिस में यूज़ हो सकता है। फिर आता हमारा ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स। मसल्स प्रोटीन ब्रेकडाउन से अमाइनो एसिड्स मिल सकता है। कुछ अमाइनो एसिड से कार्बन स्केलेटन, मतलब अमाइनो एसिड से अब धीरे धीरे क्या बनने लगेगा, ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब फास्टिंग के कंडीशंस में ग्लूकोनियोजिनेसिस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखो, ग्लूकोनियोजिनेसिस में, फास्टिंग में ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने का सबसे एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टाइम है। कुछ टिश्यूज़ पूरी तरह से ग्लूकोज पे डिपेंड होते हैं, स्पेशली आरबीसी, ब्रेन या फिर रेनल्स मेडुला और बहुत सारे ग्लूकोज डिपेंडेंट टिश्यूज़ आते हैं। इसलिए फास्टिंग के दौरान लीवर्स या फिर प्रोलॉन्ग फास्टिंग में किडनी जो है वो ग्लूकोज प्रोडक्शंस में काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। अब फैट का मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्टेड स्टेट में क्या करता है? फास्टिंग के टाइम इंसुलिन लो होने की वजह से एडिपोज टिश्यूज में स्टोर ट्राइग्लिसराइड्स मोबिलाइज होने लगते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स बनाते हैं और इसी प्रोसेस को हम लिपोलाइसिस कहते हैं। फ्री फैटी एसिड्स ब्लड में रिलीज होने और डिफरेंट टिश्यूज़ में एनर्जी प्रोडक्शंस के लिए यूज़ होता है। ग्लिसरॉल्स लीवर में जाकर ग्लूकोनियोजिनेसिस में कंट्रीब्यूट्स कर सकता है। इसलिए एडिपोज टिश्यू ड्यूरिंग द फास्टिंग फैट का मोबिलाइजेशंस करती है। उसी समय बीटा ऑक्सीडेशन भी होता है फास्टेड स्टेट में। जो फ्री फैटी एसिड्स है वो बॉडी में टिश्यूज़ में इंटर करती है, माइटोकॉन्ड्रिया में बीटा ऑक्सीडेशन करती है और फैटी एसिड एसिटिल को एंजाइम्स में कन्वर्ट होके टीसीए साइकिल्स में जाके एटीपी का प्रोडक्शंस करती है। इसी में कीटोजेनेसिस भी होता है। देखो, अगर फास्टिंग प्रोलॉन्ग्ड हो जाए, लंबे समय तक चलता आ रहा है, तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशंस में लीवर एक सिग्निफिकेंस रिलीज होती है। इसमें लार्ज अमाउंट में एसिटिल को एंजाइम्स प्रोड्यूस होती है। साथ में ऑक्जेलो एसीटेट ग्लूकोनियोजिनेसिस के लिए यूज़ होता है और टीसीए की कैपेसिटी अवेलेबल्स हो जाएगी और वो एसिटिल को एंजाइम्स को ऑक्सीडाइज करके क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। कीटोन बॉडीज़ जो कन्वर्ट होती है तो उसको हम कीटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। कुछ मेजर्स कीटोन बॉडीज़ हैं एसिटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सिक ब्यूट्रेट और एसीटोन। अब ब्रेन को प्रोलॉन्ग फास्टिंग में एनर्जी कैसे मिलती है? नॉर्मली ब्रेन का मेजर फ्यूल जो होता है वो ग्लूकोज होता है, लेकिन प्रोलॉन्ग फास्टिंग में ब्लड कीटोन बॉडी इंक्रीज होती है। बॉडी ग्रेजुअली कीटोन बॉडीज़ को यूटिलाइजेशन इंक्रीज करती है। फैटी एसिड्स लीवर, कीटोन बॉडीज़ ब्लड्स और ब्रेन में जाती है और ये एडाप्टेशन का एक मेजर्स एडवांटेज होता है। ब्लड की ग्लूकोज रिक्वायरमेंट्स डिक्रीज़ होती है, इसलिए ग्लूकोज बनाने के लिए मसल्स प्रोटीन ब्रेकडाउन की रिक्वायरमेंट्स को रिड्यूस करती है। प्रोलॉन्ग फास्टिंग, कीटोन यूटिलाइजेशन और प्रोटीन स्पार्किंग होना स्टार्ट हो जाता है। अब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म्स में क्या होता है? अब अर्ली फास्टिंग में ग्लूकोज प्रोडक्शंस मेंटेन करने के लिए अमाइनो एसिड्स एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस बन सकता है। मसल्स प्रोटीन ब्रेकडाउन होते ही मसल्स प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स लीवर और ग्लूकोनियोजिनेसिस का फॉर्मेशन करता है। एलानिन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लूकोज एलानिन साइकिल्स में, लेकिन प्रोलॉन्ग फास्टिंग में ब्रेन कीटोन बॉडीज़ का एफिशिएंटली यूज़ करने लगता है। इससे ब्रेन की ग्लूकोज रिक्वायरमेंट्स डिक्रीज़ हो जाती है। प्रोटीन ब्रेकडाउन रिलेटिवली डिक्रीजेज है, इसकी प्रोटीन स्पार्किंग इफेक्ट जो है वो आ जाती है। देखो, रेड ब्लड सेल्स ड्यूरिंग द फास्टिंग क्या करता है? आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसलिए आरबीसी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस नहीं कर सकता है।
फैटी एसिड्स को ऑक्सीडेटिव फ्यूल्स के रूप में यूज़ नहीं कर सकता है, इसलिए आरबीसी में एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ग्लूकोज से एटीपी बनता है और ग्लूकोज पायरुवेट्स में और पायरुवेट्स लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। लैक्टेट लीवर में जाकर कोरी साइकिल्स के थ्रू ग्लूकोज रीजनरेशंस में कंट्रीब्यूट करता है और इससे फास्टिंग में भी ब्लड ग्लूकोज प्रोडक्शन इसेंशियल्स होता है। प्रोलॉन्ग्स के टाइम्स में हमारा जो किडनी है उसका क्या रोल होता है, किडनी क्या रोल्स प्ले करता है। देखो, प्रोलॉन्ग फास्टिंग में किडनी में ग्लूकोनियोजिनेसिस में एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस देने लगता है। किडनी जो है वो पर्टिकुलरली ग्लूटामाइन जैसे सब्सटेंस यूज़ करके ग्लूकोज प्रोड्यूस करती है, इसलिए प्रोलॉन्ग फास्टिंग में ग्लूकोज होमोस्टेटिस सिर्फ लीवर पे डिपेंड्स नहीं होता है, किडनी भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। अब अगर हम देखें, देखो फास्टिंग स्टेट में या फिर हम फैट स्टेट में देखें तो मेटाबॉलिक कंडीशंस क्या होगी। फैट स्टेट में वो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन फास्टेड में जो एब्जॉर्ब किया है उसका यूटिलाइजेशंस करता है। फैटेड स्टेट में जो मेजर हार्मोन्स है वो इंसुलिन है, फास्टेड में ग्लूकागॉन है। फैट स्टेट में इंसुलिन का लेवल हाई हो जाता है जो कि फास्टेड स्टेट में लो हो जाता है। ग्लूकागॉन लेवल जो है वो फैटेड स्टेट में क्या हो जाता है, लो हो जाता है, लेकिन फास्टेड स्टेट में क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस फैट स्टेट में इंक्रीज होता है, फास्टेड में क्या हो जाता है, डिक्रीज। ग्लाइकोजिनेसिस इंक्रीज डिक्रीज, ग्लाइकोजिनोलाइसिस डिक्रीज और इंक्रीज हो जाती है। ग्लूकोनियोजिनेसिस फैटेड स्टेट में डिक्रीज होती है जबकि फास्टेड स्टेट में इंक्रीज होती है। लिपोलाइसिस फैटेड स्टेट में इंक्रीज होती है और जो हमारा फास्टेड स्टेट है उसमें डिक्रीज होती है। लिपोलाइसिस बेसिकली फैटेड स्टेट में डिक्रीज होगा और फास्टेड स्टेट में इंक्रीज होगा। फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन फैटेड स्टेट में डिक्रीज होता है और फास्टिंग स्टेट में इंक्रीज होता है। मतलब ऑल ओवर जो हमारा फैट या फिर फास्टेड स्टेट है वो मेटाबॉलिक एडाप्टेशंस को, जो मेंटेनेंस ऑफ एनर्जी मतलब होम्योस्टेटिस को क्या करता है, मेंटेन करने के लिए होता है। ऑल ओवर अगर हम इसका पूरा देखें तो फैटेड स्टेट जिसमें इंसुलिन हाई है, ग्लूकागॉन लो है, जो ग्लूकोज है उसकी यूटिलाइजेशन, उसका स्टोर और फैटी एसिड के सिंथेसिस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम एक सिंपल सी भाषा में समझें तो फैट स्टेट में जो न्यूट्रिएंट स्टोरेज है और एनाबॉलिज्म्स है वही फास्टेड स्टेट में फ्यूल्स मोबिलाइजेशंस और कैटाबॉलिज्म्स है। फैट स्टेट और फास्टेड स्टेट दोनों मेटाबॉलिज्म्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बहुत यूज़फुल एक पैटर्न है। देखो कैसे फास्टेड स्टेट में कोई न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन में नहीं आ रहा है, वो कैसे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स को ब्लड में भेज रहा है, इंसुलिन कैसे बीटा सेल से जो है वो रिलीज़ हो रही है, लेकिन ज़्यादातर हमारा अल्फ़ा सेल से ग्लूकागॉन रिलीज़ हो रहा है, कैसे वो फैटी एसिड्स का हाइड्रोलिसिस कर रहा है, कैसे वो नॉन प्रोटीन से नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट्स बना रहा है, कैसे हमारी बॉडी उसको क्या कर रही है, यूटिलाइजेशंस कर रही है। इट इज़ अ डायग्राम्स ऑफ द फास्टिंग एंड फैटेड स्टेट। एक बार मैं आपको ये भी समझाऊंगी। तो बेसिकली देखो कार्बोहाइड्रेट है वो, देखो दैट इज़ द पूरा फैट और फास्टिंग वाला स्टेट जो है इसमें समझाइए। देखो कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन आपने खाना है, डाइट्स में खाया है। अब ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद इनका क्या होगा, ब्रोक डाउन होगा। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाएगा, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाएगा और प्रोटीन अमाइनो एसिड्स बनाएंगे। अब ग्लूकोज कहाँ चला गया, ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे में। फैट कहाँ पे चला गया, बीटा ऑक्सीडेशन के पाथवे में। अमाइनो एसिड कहाँ गया, चला गया ट्रांस एमिनेशंस में चला गया। ग्लाइकोलाइसिस हुए, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो गया फैट के फॉर्म में और कुछ और कंपाउंड को सिंथेसाइज किया और जिससे एसिटिल को एंजाइम्स बनी और एनर्जी बना। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, कुछ ट्राइग्लिसराइड स्टोर हुआ, कुछ सेलुलर मेम्ब्रेन में ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अमाइनो एसिड्स ट्रांसमिशन हुआ,
स्टोर हुआ ग्लाइकोजन एज फैट के फॉर्म में, और कुछ नए प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ, एसिटिल को एंजाइम्स बना, क्रेब साइकिल हुई, एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद क्या हुए, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो बॉडी से बाहर निकल गया। वहीं पे स्टारवेशन स्टेट, अब मतलब आप फास्टिंग के स्टेट में हो तो बॉडी में क्या है, कार्बोहाइड्रेट तो आ नहीं रहा है, डायरेक्ट हमारा का फैटी एसिड्स नहीं आ रहा है, मतलब फैट नहीं आ रहा है, प्रोटीन नहीं आ रहा है। तो अब बॉडी में जो स्टोर है उसका क्या करने लगे, यूटिलाइजेशन करने लगे, उससे यूटिलाइज्ड हो, मतलब यहाँ से जो ट्राइग्लिसराइड्स एडिपोज टिश्यूज़ में कहीं जहाँ भी स्टोर था वहाँ से लिया और उसकी एनर्जी क्या की, यूज़ किया। तो आज का ये क्लास है हमारे फास्टिंग और फास्टेड और फीड स्टेट में हमें क्या क्या कैसे कैसे हमारी बॉडी अपने को एडजस्ट करती है या फिर कैसे अब मेटाबॉलिक पाथवे को करती है उसके बारे में था। तो हम लोग कल नए टॉपिक के साथ, आई थिंक दैट इन कोरी साइकिल्स और स्टारवेशंस के बारे में हम लोग कल की क्लास से पढ़ेंगे कि स्टारवेशंस क्या होता है, कोरी साइकिल क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे कल की क्लास में जानेंगे। बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है इसमें, देखो हम लोग इंट्रीगेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म्स पढ़ रहे थे, जिसमें मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ग्लाइकोजन कल पढ़ेंगे, फीड एंड फास्ट साइकिल पढ़ लिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे कल हम लोग मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन पढ़ेंगे, फिर बायोकेमिस्ट्री ऑफ स्टारवेशन के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट टॉपिक।